Hello everyone, welcome to the MS classes. My name is Tawkir Ahmed and I'm your educator. आज हम बात करेंगे क्लास 11 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर का नेम है द सेल मींस द यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 7 से लगातार सेल चैप्टर सुना भी है, पढ़ा भी है, बट ये जो सेल आपने पढ़ी है ये आपने शायद रटी हो या इतने अच्छे से नहीं पढ़ी हो। बट आज के इस वीडियो के बाद आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है दी सेल। तो सेल में अभी आपके सामने आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लाइफ में बनाई हैं अपनी नोटबुक्स में, अपने एग्जाम्स में। आज हम सबसे पहले इनके फिगर्स के बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला फिगर है, इसको हम लोग जानते हैं एनिमल के सेल के नाम से। नेक्स्ट आती है, ये है हमारी ह्यूमन सेल्स जो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। वहीं पे हम नेक्स्ट बात करेंगे नर्व सेल, ये हर एक नर्वस सिस्टम के लिए पाई जाती है और आपको मालूम भी होगा इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सेल। फिर नेक्स्ट सेल है हमारी प्लांट सेल जो स्पेशलाइज सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है। अब इसको शुरू करने से पहले अब हम आपको कुछ और भी दिखाएंगे, जो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको तीन सेल बनी हुई दिख रही हैं, वन है प्लांट सेल, सेकंड है एनिमल सेल और थर्ड है आपकी नर्व सेल। और इससे पहले इसको समझने से पहले हम सेल की डेफिनेशन को समझेंगे, जो आजकल हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जो स्टार्टिंग में ही मैंने बोली द यूनिट ऑफ लाइफ। अब सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है, सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सेल के ही बने हुए हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है और फंक्शनल यूनिट भी इसकी सेल है। अब यहाँ पे बेसिक या स्मॉलेस्ट को आप कैसे समझेंगे? जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें, एक दीवार, दीवार बनाने के लिए आपको ब्रिक्स की जरूरत है, तो बिना ब्रिक्स के दीवार नहीं बनेगी। तो जो ब्रिक्स होती है वो एक सिंगल यूनिट ही एज अ सेल के नाम से जानी जा सकती है, या उसकी सिंगल यूनिट को हम ब्रिक बोलेंगे और यहीं पे हम एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए उसको हम बोलते हैं सेल। लेकिन ये जो सेल है जो हम पढ़ रहे हैं ये काफी डिफरेंस है। अब इसको हम डिटेल में समझने के लिए चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे कि जो सेल हमारे सामने प्लांट सेल है, सेकेंड सेल हमारे सामने ये एनिमल सेल है जिसका आप 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं फोरली, ये थर्ड है हमारी नर्व सेल। अब इसके अलावा आपने सेल वर्ड और कहाँ सुना है? फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल फोन। अब आप अपना मोबाइल जो यूज करते हैं एक्चुअल में इसका जो नाम है वो सेल फोन है, बट क्वेश्चन ये आता है अभी जो आपने डेफिनेशन पढ़ी कि लिविंग बीइंग के लिए सेल वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे सेल की क्या मीनिंग है? अब हम बात करेंगे दूसरी तरफ है पेंसिल सेल, या इसके अलावा जो घड़ियों में सेल पढ़ते हैं बटन सेल्स, या फिर इसके अलावा अगर आपने कभी कंप्यूटर टेबल बनाई हो जिसमें कॉलम रो में एक सिंगल बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि एक्चुअल मीनिंग सेल की क्या है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सेल वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। बट उसको क्लियर है, अभी हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, फिर सेल को सेल नाम दिया किसने और ये वर्ड आई कहाँ से। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल की अगर आप डिस्कवरी की बात करेंगे तो ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। और जो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में सेल डिस्कवर करी थी वो एक डेड सेल थी, बिकॉज दे स्टडीड ऑन अ बार्क ऑफ ट्री। और बार्क ऑफ ट्री जब आप नॉर्मली पेड़ से डिडक्ट करते हो, कट करते हो, तो उसके बाद वो डेड हो जाती है। और जब भी उन्होंने उस चीज को स्टडी करी, उनको एक स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसका नाम दिया था सेल। और सेल नाम ही क्यों दिया? बिकॉज जितने भी बायोलॉजी में या साइंस में टर्म्स लिए जाते हैं, ये टर्म्स लिए जाते हैं लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से। अब फिर एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये लैटिन और ग्रीक से ही क्यों लिए गए? तो उसका सिंपल रीजन ये है, जैसे आप नॉर्मली इंग्लिश के टर्म्स को देखो तो ये डिफरेंट कंट्रीज वाइज चेंज हो जाते हैं, बट लैटिन एंड ग्रीक नेम नेवर बी चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसा है क्या? तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखें, हु डिस्कवर्ड द सेल, देन द रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने ही की थी, बट एक्चुअल में दैट वाज अ डेड सेल। ये हमेशा ध्यान रखिए, इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे ये क्लियर नहीं होता है कि डेड सेल और लिविंग सेल में क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद हम बात करेंगे हु कॉइन द टर्म सेल। एक सेल को डिस्कवर करना और एक उसको नाम देना जरूरी नहीं है सेम साइंटिस्ट पर ही बेस्ड हो। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि डिस्कवरी पहले हो जाती है, बट उसके नाम जो आज हम पढ़ रहे होते हैं वो बाद के साइंटिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये सेल टर्म दिया किसने, इसका भी आंसर है रॉबर्ट हुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लैंग्वेज से दिया है, तो लैंग्वेज है हमारे सामने लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड आता है सेला, होती है रूम्स ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट्स, जिसकी वजह से इसको नाम सेल दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड ही क्यों दिया, उनको ऐसा क्या दिखाई दिया, कौन सा उनको कंपार्टमेंट दिखाई दिया जिसकी वजह से उन्होंने सेल वर्ड का यूज किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल बिकॉज ही डिस्कवर्ड द सेल अंडर क्रूड माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप है उसका नाम है क्रूड, और ये माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने खुद सेल्फ बनाई थी, उनके द्वारा ही बनाई गई हुई थी। और उसमें जो उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे एक्चुअल में वो हनी बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर थे। अब हनी बी हाइव की अगर हम बात करें तो मधुमक्खी का छत्ता, अगर कभी आपने उसको ध्यान से देखा हो तो उसमें आपको छोटे छोटे एक रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं जिसके अंदर हनी को स्टोर किया जाता है। और जब रॉबर्ट हुक ने इसको अपनी माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह के दिखाई दिए। और ये वो माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है जो रॉबर्ट हुक की थी, जिसको हम लोग क्रूड माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये वो फिगर है जो रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक में उसको डिफाइन किया था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉर्क टिश्यू लगभग नियर अबाउट हनी बी हाइव के स्ट्रक्चर के जैसे ही है, और जिसको रॉबर्ट हुक ने जब ड्रॉ किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है छोटे छोटे उन्होंने कंपार्टमेंट टाइप बनाए थे। इसका मतलब जो डेफिनेशन आज आप पढ़ते हैं वो डेफिनेशन रॉबर्ट हुक ने नहीं दी थी। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में देखा क्या था, स्मॉल कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से उन्होंने इस टर्म का यूज किया। तो अगर आप फर्स्ट पेज पे जाएं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पेंसिल सेल, बटन सेल, ये सेल वर्ड यूज क्यों किया गया है, एक्चुअल में सेल टर्म की मीनिंग होती है स्मॉल कंपार्टमेंट। अगर आप बैटरी सेल को भी देखें, छोटा सा कंपार्टमेंट है जिसमें कुछ केमिकल्स फिल्ड है, और उन्हीं केमिकल्स का आप यूटिलाइजेशन करके डीसी पावर की सप्लाई लेते हैं। या सेल फोन, क्योंकि छोटी सी यूनिट है फोन की, अगर आपने नॉर्मल टेलीफोन देखा हो, एक उसका डायलर होता है, एक उसका रिसीवर होता है, माइक्रोफोन होता है, वायर्स होते हैं, उसको एक स्मॉल पैकेट्स में ला के रख देने को उसको सेलफोन टर्म का यूज किया गया था। तो आई थिंक आज आपको क्लियर हो गया होगा सेल मीन्स होता क्या। ऐसे ही अगर आपने कंप्यूटर में एक छोटे से बॉक्स की बात करी टेबल के अंदर, तो वो भी सेल क्यों कहलाता है, सेल की मीनिंग ही होती है स्मॉल कंपार्टमेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेल के अंदर जो पाया जाता है मेन कंपोनेंट, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे सेल के अंदर पाए जाने मेन कंपोनेंट न्यूक्लियस के बारे में। सेल के इस पार्ट को हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी चीज के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे तो हमें उसकी डिस्कवरी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके जो डिस्कवरर है इनका फर्स्ट नेम और सेल के डिस्कवरर का फर्स्ट नेम दोनों का सेम है। तो दोनों के सरनेम में थोड़ा डिफरेंस है, इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी, वहीं पे रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। बस इनके सरनेम अलग अलग है या सेकंड नेम अलग है, फर्स्ट नेम इनके कॉमन है। अब आपको ये भी मैं बताते चलूं, 1665 से लेकर 1831 तक कोई भी मेजर डिस्कवरी नहीं हुई। अब उसके बाद जो डिस्कवरी हुई थी वो 1831 में हुई थी। लंदन की एक सोसाइटी है लीनियन सोसाइटी, यहाँ पर एक स्पीच के दौरान रॉबर्ट ब्राउन जो एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में बताया था। ये उनकी पिक्चर है जैसा कि आप देख रहे हो, ये है न्यूक्लियस का 3D स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं। एक येलो कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया है, न्यूक्लियोलस नाम दिया गया है। वहीं पर उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा जो उसके अंदर डिजॉल्व लिक्विड होता है। ये एक सराउंडिंग से कवर्ड है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है। इसके साथ इसमें जो स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियर कोर कहते हैं। ये जो फिगर है ये 3D फिगर है। अब इसके बाद हम 2D फिगर की बात करेंगे जो नॉर्मली हम लोग अपनी ड्राइंग में बनाते हैं आर्ट में। इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट के अंदर एक और सब सर्कुलर पार्ट है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें सराउंडिंग में आपको रफ स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये राइबोसोम है। जितना भी न्यूक्लियस होता है ये कहीं ना कहीं ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सराउंडेड होता है।
अगर आप न्यूक्लियस को ध्यान से देखें तो उसमें जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, उसमें डिजॉल्व लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सेल थ्योरी के लिए दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया था और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते थे और ये डिफरेंट ब्रांचेस के थे। तो सबसे पहले 1838 में मैथेरियस स्लीरेन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एम स्लीरेन भी कहते हैं, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पर और उस पर स्टडी करने के बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स पाई गई और उन्होंने ये बताया इन्हीं सेल से टिश्यू बना, इन टिश्यू से ही बॉडी बनी, मतलब प्लांट बना है। उसके बाद एट द सेम टाइम उसी टाइम पे लगभग 1839 में आपके आते हैं स्वान साइंटिस्ट, जिनका नाम था थियोडोर स्वान। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। दोनों की ब्रांच अलग है, दोनों की कंट्रीज अलग है। इन्होंने भी डिफरेंट एनिमल्स पर स्टडी करा। इन्होंने स्टडी में एक चीज और पाई कि जितनी भी सेल है ये एक कवरेज से कवर, इसको हम लोग दोनों की थ्योरीज ऑलमोस्ट सेम है, रिजल्टेंट सेम निकल रहा है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम पड़ा सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी में उन्होंने एक पॉइंट बताया कि ऑल दी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये चीज इन्होंने क्लियर करी। लेकिन आज जब हम सेल थ्योरी में पढ़ते हैं तो हम एक पॉइंट ऑफ पढ़ते हैं कि एवरी न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, बट उस टाइम पे इन दोनों में से किसी ने भी इस बारे में नहीं बताया था। वही लिखा हुआ, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल फॉर्म्ड या अराइज। इसके लिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट 1855 में, मतलब लगभग 1839 के बाद 1855 में इन्होंने एक्सप्लेन करा फर्स्ट टाइम कि नई सेल कहां से अराइज होती हैं। इन्होंने बताया कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसके लिए इन्होंने एक फ्रेज का यूज किया था जिसकी मीनिंग होती है omnis cellula e cellula, मीन्स एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसके बाद दोनों के पॉइंट्स को मिलाकर एक कंप्लीट सेल थ्योरी बनी है जो कहती है ऑल दी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, की हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है और सेल ही उसकी बेसिक यूनिट है। इसके साथ ही साथ दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा है कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो टोटल सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो तीनों साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेल। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेल के अगर स्ट्रक्चर्स आप देखें, फंक्शन देखें या ऑर्गेनिज्म बेस देखें तो सब में अलग अलग होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। अभी हम जो टाइप्स की बात करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस की बेसिस पर सेल दो तरह की होती हैं, एक है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी है हमारी यूकैरियोटिक सेल। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक की मीनिंग होती है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल, मतलब वो सेल्स जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। फिर आते हैं हमारे यूकैरियोटिक, यू मीन्स बायोलॉजी में होता है, ट्रू मीन्स जिनके अंदर रियल का न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। अब प्रोकैरियोटिक को अगर आप बहुत सिंपली वे में समझना चाहें तो जितने भी अर्थ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनको इसमें हम पढ़ेंगे। जिसमें हमारे मेन तीन ऑर्गेनिज्म ही तीन कैटेगरी आती हैं। पहले की कैटेगरी आती है आपकी बैक्टीरिया की, मतलब अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया है उसको आपको प्रोकैरियोटिक में पढ़ना, वो सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक तरह की बैक्टीरिया ही है जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड एंड लास्ट वन ऑफ दिस कैटेगरी इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट नोन सेल ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पर इस समय कोई सबसे छोटी सेल है तो वो माइकोप्लाज्मा ही है। इससे छोटी सेल अभी तक कोई भी नोन नहीं है। बैक्टीरिया, blue green algae and mycoplasma, these categories are under consider the prokaryotic cell. It means they have the simplest type या primitive type of nucleus, या you can say they do not have a nucleus.
वहीं पे अगर आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में फर्क क्या है? अगर हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस में ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, ना ही उसके अंदर न्यूक्लियोलस मिलेगा, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, कुछ भी उसके अंदर न्यूक्लियस के कंपोनेंट नहीं पाए जाते। जबकि ट्रू न्यूक्लियस की मीनिंग होती है जहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद हो। मतलब इन तीन कैटेगरी को अगर आप छोड़ दें तो अर्थ पर जितना भी कुछ है वो सब यूकैरियोटिक के अंदर में कंसीडर किया जाता है। अब इसके अलावा और क्या मेन डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्टली डिसॉल्व होता है साइटोप्लाज्म में। वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब जेनेटिक मटेरियल में होता क्या है? डीएनए। तो जो इनका डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये सर्कुलर होता है। वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इनका डीएनए लीनियर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का कुछ इनका डीएनए होगा प्रोकैरियोटिक का। वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो ये हमारा लीनियर डीएनए होता है। ये इनका प्रोकैरियोटिक का डीएनए, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है और हमारा भी डबल स्टैंडर्ड होता है। ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे और ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। इनके जो इंड्स होंगे ये क्लोज होंगे, जो हमारे इंड्स होंगे ये एक्चुअल में खुले इंड्स होंगे, मतलब ओपन इंड्स के ये पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस के प्लेस पर एक अदर कंपोनेंट पाया जाता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो वहां पे डायरेक्टली न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन वाले मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कोई भी उसमें नहीं पाया जाता है, मतलब एब्सेंट होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में तो इनमें मेम्ब्रेन वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस, का मतलब है कि कोई ना कोई इसमें ऑर्गेनेल्स पाया जा रहा होगा। तो प्रोकैरियोटिक में नॉन मेम्ब्रेनस में एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसका नाम होता है 70S राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है ये आपके प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में 70S एंड 80S बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। These are the main differences between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करो तो इसके लिए अर्थ पर जितना भी है एक पर्टिकुलर किंगडम बना हुआ है जिसका नाम है मोनरा। ठीक है, अर्थ पर मतलब जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं वो डायरेक्टली किंगडम मोनरा के अंदर में स्टडी किए जाते हैं। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इनके 4 डिफरेंट आपके किंगडम बने हुए हैं। किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया,